अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 111 पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। होपफुली ये हमारा आखिरी या सेकंड लास्ट पार्ट होगा। फजूल कोई नहीं बोलेगा प्लीज़, बिल्कुल एंड पे आके ना मार खाओ। अच्छा जी, प्लीज़, ज़्यादा काम हमने कर लिया था, बस फिर बीच में कोई 3-3.5 घंटे की जुदाई आई थी, बीच में FAR 2 की क्लास आ गई थी, तो करते करते मैं दोबारा से आ चुका हूँ। अब एक क्वेश्चन रहता था 6, वो कर लें तो ये टिक हो जाए, बाकी इसमें कोई नहीं काम की चीज़। बाकी ये 5 मिनट के अंदर ये सवाल डिस्कस हो जाना है, 2-3 मिनट के अंदर ये कहता मैं इस तरह से थोड़ा थोड़ा बढ़ा लो, 6-7 मिनट इसके कर लो, 3-4 मिनट हो जाता है, ठीक है। 2 MCQs हैं छोड़े हुए, तो फिर हम होपफुली EPS की तरफ चले जाएंगे और उसको करके उसके बाद जस्ट थियोरेटिकल 2-4 चीज़ें हैं 2-4 सवाल भी ऐसे असर तक कोशिश करते हैं जितना मैक्सिमम हो जाए, अल्लाह करे सारा ही हो जाए। तकरीबन 2 घंटे हैं, 2 घंटे मोर देन इनफ हैं, लेकिन कोई ब्रेक का नाम नहीं लेगा और कोई फजूल में बोलेगा नहीं। इफ़ेक्टिवली काम को चलने दें। ये बात भी जिसने अब की ना इस तरह की भी, उसको मैं बता रहा हूँ, उसको मैंने बाहर निकाल देना है। अच्छा जी बेटा प्लीज़, डिस्टर्बेंस होती है। अच्छा जी, क्वेश्चन चल रहे थे हमने 2 कर लिया था, नहीं नहीं 3 कर लिया था, 4 कर लिया था, 5 भी कर लिया था, 6 पे आ गए। अच्छा, सवाल का जवाब अगले सफ़े पे है। नया लॉ पास हुआ है 1 सितंबर X1 से, जिसने कहा है वेयर बाय ऑल पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसेज आर रिक्वायर्ड टू अंडरगो रेगुलर मेजर इंस्पेक्शन एवरी 2 years। हर 2 साल बाद उनको मेजर इंस्पेक्शन करवानी पड़ती है, पड़ा करेगी अब से। 1 सितंबर को ये लॉ पास हुआ है। रूम लिमिटेड ओन्स अ बस दैट हैड अ कैरिंग अमाउंट ऑफ 80,000 बुक वैल्यू है इसकी ऑन 1 जनवरी X1, इस साल के अभी शुरू में, ठीक है। अ मेजर इंस्पेक्शन ऑफ दिस बस वॉज परफॉर्म्ड ऑन 1 अक्टूबर X1। तो हमने तो एडिशन इसी दिन ही करना है ना जिस दिन हमने मेजर इंस्पेक्शन करवाई है। 20,000 रुपये लगे इस पर, ठीक है। द नेक्स्ट इंस्पेक्शन इज ड्यू ऑन 1 अक्टूबर X3, 2 साल बाद वो कह रहे थे कि, और उसकी एक्सपेक्टेड कॉस्ट है 30,000 इस वक्त, फिर इतनी ही आगे मैंने कंटिन्यू कर दी कि इतनी ही हुई, ठीक है। दिस बस इज डेप्रिशिएटेड ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस टू अ नील रेजिडुअल वैल्यू ओवर इट्स रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ 10 years कैलकुलेटेड फ्रॉम 1 जनवरी X1। यानी 1 जनवरी X1 पे खड़े होकर रिमेनिंग लाइफ कितनी बताई जा रही है? 10 साल, यानी 10 साल पे हमने इसको डेप्रिशिएट करना है। कोई शक है, कोई एतराज़ है? चलो, अब 3 साल की एंट्रीज करनी है, मार्कर आप लोगों ने निकाले नहीं है। ऐसे तो नहीं ना काम होगा, ऐसे तो नहीं 2 घंटे में सारा काम खत्म होगा, मतलब ऐसे तो नहीं आखिरी क्लासें पढ़ी जाती जैसे आप पढ़ना चाह रहे हैं। अच्छा जी, फॉर द ईयर एंडेड, बहुत दूर बैठ गए यार, किधर जाऊंगा अब मैं। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर X पहला 1 है। अच्छा जी, अब इसमें हमने बस बुस कोई नहीं खरीदी, ठीक है। हाँ, 1 अक्टूबर को हमने ओवरऑलिंग वो क्या है, वही इंस्पेक्शन मेजर करवाई है और उस पर हमारा कितना खर्चा आया है। हाँ, लेकिन हम ये तो कह सकते हैं कि बस उस दिन तक तो आई होगी, और बस को आने दो, उसको अलग ही रखो। यानी डेप्रिसिएशन बस की करनी है ना, वो तो 10 साल पे होनी है, वो अलग करनी है, तो ईयर एंड पे एक ही बार पूरे साल की कर लेंगे डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो फिलहाल मैं कोई एडिशन वगैरह कोई नहीं हुआ, मैं यहाँ पे खड़े होकर पहली एंट्री कर रहा हूँ 1 अक्टूबर X1 पर। भाई साहब, मेजर इंस्पेक्शन हुई है, 2 साल फ़ायदा देगी। लॉ में लिखा हुआ है अगले ने बस नहीं रोड पे आन देनी, बस चलना है तो इंस्पेक्शन से गुजारनी है, ठीक है। बस ने चलना है तो इंस्पेक्शन से गुजारनी है, ज़रूरी खर्चा है, तो मेजर इंस्पेक्शन भी कैपिटलाइज हुआ करती है। स्पेसिफिकली जो स्टैंडर्ड ने कह दिया वो मैंने 4 चीज़ें आपको पढ़ाई हैं ना। पहली बात, डे टू डे सर्विसिंग एक्सपेंस आउट। फिर अगर डे टू डे सर्विसिंग नहीं है तो कोई ऐसा काम किया है जिससे इंप्रूवमेंट आई है एसेट में, कैपिटलाइज। रिप्लेसमेंट ऑफ मेजर पार्ट है, कैपिटलाइज। मेजर इंस्पेक्शन, ओवरऑलिंग तो इंप्रूवमेंट में डाल दिया था ना हमने। इंस्पेक्शन, मेजर इंस्पेक्शन है तो क्या करेंगे? कैपिटलाइज। लेकिन देख लेते हैं ना जो मसले मसाइल, जो सवाल थे, थोड़ी हिम्मत करते तो सुबह करके जाते ये सवाल भी। अब देखो ये टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है
जी यकम अक्टूबर को आपने कितना खर्चा किया? 20,000। ये 20,000 बस डेबिट कर दो, क्योंकि एसेट तो एक ही नजर आएगा बस, लेकिन ब्रैकेट में मैं आपके लिए लिख देता हूं क्या क्या चीज है ये? इंस्पेक्शन, मेजर इंस्पेक्शन, मेजर इंस्पेक्शन आपके लिए मैंने लिख दिया, ठीक है। बस मेजर इंस्पेक्शन डेबिट कितने से? 20,000 से, और कैश या बैंक क्रेडिट 20,000 से, ठीक है जी। अब 31 दिसंबर ईयर एंड आया और डेप्रीसिएशन एक्सपेंस निकालना है, इकट्ठा ही निकाल लें, अलग अलग भी कर सकते हैं, मैं इकट्ठा निकाल रहा हूं, ठीक है। मैं कहता हूं जी चूंकि ये दोनों की लाइफ अलग अलग है, यकम जनवरी पर जो बस बुक वैल्यू जितनी भी शो कर रही है अभी देख लेते हैं, उसकी रिमेनिंग लाइफ 10 है, यानी उस बुक वैल्यू को हमने 10 साल पे डेप्रिशिएट करना है, जबकि इस इंस्पेक्शन को यकम अक्टूबर से ऑनवर्ड्स 2 साल पे डेप्रिशिएट करना है, ठीक है। तो मैं अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अलग अलग कर लेता हूं ताकि हिसाब रहे, और ठीक है ना, ताकि हिसाब रहे बस के अंदर से अलग अलग, क्योंकि बाद में उसको डीरेकग्नाइज भी करना होता है ना, वो भी सिखाना है। तो बस की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे जी? बस की लाइफ, बस की बुक वैल्यू कितनी थी? कितने वे ये? हाँ, बाकी मैंने रुपीज़ कर दिए थे, ये मुझसे रह गया करेंसी। मैंने आपको बताया था, मैंने ये ग्रिपिंग से कुछ एग्जांपल्स उठाई थी आपके लिए, ढूंढी थी, ठीक है। बहरहाल तो रुपीज़ 80,000 इसकी कैरिंग अमाउंट है, और इस दिन इसकी, ये रुपीज़ है ओके, इस दिन इसकी रिमेनिंग लाइफ 10 साल है। तो 80,000 डिवाइडेड बाय 10 साल। कोई नहीं भाई, आप आगे हो जाए थोड़ा, कोई बात नहीं, इसको बाद में लिख लेते हैं जहाँ पे ये पहुँचेगा, ठीक है ना। लेकिन पूरा साल डेप्रिशिएट करना है इसको, बोलो। बस तो यकम जनवरी से है ना, और इस दिन इसकी रिमेनिंग लाइफ 10 साल है, तो 31 दिसंबर तक कितना डेप्रिशिएट हो गई? बोलो 8,000। लेकिन जो मेजर इंस्पेक्शन है इस पे खर्चा कितना हुआ है? इसकी कॉस्ट तो 20,000 है, और इसकी लाइफ कितनी है? ये 10 साल लाइफ थी, ये 2 साल लाइफ है। भाई एंड वालों नजर आ रहा है? वैसे सोल्यूशन आपके पास मौजूद भी मैंने दिया हुआ है, ठीक है। अब ये तो पूरे साल की डेप्शन आ रही है, इस साल में तो ये एसेट, ये इंस्पेक्शन हमें सिर्फ 3 महीने फायदा दे चुकी है, तो 3/12 जी 2.5 आ गया। इसको बैलेंसिंग निकाल लो बस, ठीक है, इकट्ठा हो गया ना दोनों का, ये लो 10.5। और कोई अलग अलग करना चाहे तो ठीक है, वो पहली एंट्री करता डेप्शन एक्सपेंस डेबिट, बस की अकोमोडेशन क्रेडिट 8 से, डेप्शन एक्सपेंस डेबिट, और मेजर इंस्पेक्शन की डेप्रिसिएशन क्रेडिट 2.5 से कर सकता था। ठीक हो गया और सही है। कितना था? 20,000। ओके, तो यहाँ पे फिर मैं क्यों इतना जज्बाती हूँ, जगह भी कोई नहीं है आगे। 80/10 और अच्छा है ना, आगे जगह ही कोई नहीं थी। 20/2 इंटू 6/12। चल भैया आ जाएगा। ओके, सॉरी जी 10.5 इधर आया था। भाई आप ज़रा इधर आ जाएं, भाई बहुत जगह आगे कम है, भाई के लिए मैं इधर तो आ गया हूँ, लेकिन आगे 2 साल नज़र नहीं आ रहे कैसे पूरे होंगे। चलें जी, ये होगी जनाब हमारी पहले साल की जर्नल एंट्रीज। कितने मार्कर तुम लोगों ने दिए हैं? कोई काम का भी दे देते होते। अच्छा, उसके बाद जी अगला साल आ गया 31 दिसंबर X2। कोई एसेट नहीं खरीदा, वो तो बस पहले से है। इस साल में इंस्पेक्शन भी कोई नहीं हुई, ठीक है। अब ईयर एंड आ गया, फिर 31 दिसंबर X2 आया। अब फिर डेप्रिसिएशन होनी है, बस भी यूज़ हो रही है, मेजर इंस्पेक्शन भी 1 साल और फ़ायदा दे गई है, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अलग अलग इसलिए रखा हुआ है ताकि हिसाब रहे। वैसे इतना मसला कोई नहीं है, इकट्ठा भी कर दें तो बस आपको पता होना चाहिए कितनी डेप्शन आपने एक्यूमुलेट कर ली थी, ताकि ख़त्म हो तो ख़त्म कर दें, लेकिन बेहतर तरीका तो यही है, ठीक है। अच्छा जी, हिसाब रहता है बस की डेप्रिसिएशन, फिर वही 80/10 इंटू वन ईयर, ठीक है। कितना? 8। ओ बड़ी जगह 8। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मेजर इंस्पेक्शन की अब इस साल 20/2, लेकिन पूरा साल इस्तेमाल हुई है, ये इंस्पेक्शन ने इस साल
पूरा साल हमें फ़ायदा दिया है, 10 आ गया। आप सर ये इंस्पेक्शन ज़्यादा डेफिसिट हो रही है और एसिड कम, और भाई एसिड ने 10 साल में एक्सपेंस आउट होना है, इसने 2 साल में होना है, क्या मसला है? कोई मसला नहीं। बैलेंसिंग 18, ठीक है जी, एक ही एंट्री हुई जी, और अगला साल आ गया। भाईजान 2 साल पे रखा है इंस्पेक्शन को ताकि आपको ये काम भी दिखा लूँ और ज़्यादा एंट्रियाँ ना करनी पड़े। मेहरबान कदरदान, इस साल में 2 साल पूरे हो जाने मेजर इंस्पेक्शन को। हमारे साल से अगर मैं रिलेट करवा देता तो इजी हो जाता ना। मैं 1 जनवरी को ही अगर इंस्पेक्शन करवा देता तो यहाँ पे भी साल पूरा, यहाँ पे भी, फिर आपको ज़रा मज़ा ना आता सवाल करने का। अभी ये 2 साल इंस्पेक्शन के जब पूरे होने हैं तो उसको ख़त्म करना है और नई इंस्पेक्शन भी करनी है, ठीक है? ओके, तो जब 3 वाला साल शुरू हुआ तो इसमें 1 अक्टूबर को हमने की थी ना पिछली इंस्पेक्शन, मेरे दोस्त उसको छोड़ो। मेजर इंस्पेक्शन पिछले से पिछले साल जब की थी तो 1 अक्टूबर था, तो 30 सितंबर पे 1 साल पूरा हुआ, फिर 30 सितंबर इसमें दूसरा साल पूरा हो रहा है, यानी इस साल में 9 महीने इसको डेप्रीशिएट करना है, ठीक है? तो यहाँ पे करके कर देता हूँ मैं। क्या डेट है जी? 30 सितंबर x3, बकाया डेप्रीशिएट कर दो इसको, ठीक है? डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट। अब यहाँ पे सिर्फ अकेला क्या आएगा, इसलिए फ़ायदा हो गया ना लिखने का। मेजर इंस्पेक्शन जी कितना है? 20 डिवाइडेड बाय 2, अब इस साल 9/12 जी 7.5, लेकिन ये एक ही है, डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। अब मेरे दोस्तों 2 साल पूरे हो गए हैं, तीसरे साल के पहले दिन, मैंने शायद लिखा नहीं है, मेरा अपना सवाल है ना, मैं खुद बता रहा हूँ आपको बातें, ठीक है ना? कि द एक्सपेक्टेड फ्यूचर कॉस्ट, द एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ दिस फ्यूचर इंस्पेक्शन इज 30,000 एंड, ये मैं अब लिख रहा हूँ, एंड दिस वॉज डन अकॉर्डिंगली। बट ठीक है, मतलब मैं कह रहा हूँ कि ये जो सोचा था इसी प्राइस के ऊपर ये हो गया। अब ये ना कहना सर सवाल लिख के देगा, देखो सवाल ने लिख नहीं दिया। अच्छा जी, मतलब 1 अक्टूबर x1 पे हमने इंस्पेक्शन कराई थी, ये मेजर इंस्पेक्शन। 30 सितंबर x2 आया और 30 सितंबर x3 आया और इसकी लाइफ पूरी हो गई। अब नई इंस्पेक्शन ने आना है, लेकिन पुरानी इंस्पेक्शन को किताबों से निकालो। क्या किताबों में पढ़ी है जी? पढ़ी है। किसने कहा ख़त्म हो गई है? देखो मैंने एसेट को डेबिट किया था, क्या कहीं क्रेडिट हुआ है? देखो मैंने अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन को क्रेडिट किया था, क्या ये डेबिट किया है? मतलब बुक वैल्यू तो 0 हो गई है, लेकिन कॉस्ट में इसकी कॉस्ट पड़ी है बच्चों, अक्यूमुलेटेड एक्शन में इसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पड़ी हुई है, तो इसको निकालो किताबों से। अब निकालना है तो क्या करोगे? इसी दिन अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और बस, जो कि बस हो गई है इसकी मेजर इंस्पेक्शन क्रेडिट। अब पूरी कॉस्ट ही हो गई है ना डेप्रीशिएट, ठीक है? इसकी रेजिडुअल वैल्यू कोई नहीं होती और इसके अगेंस्ट कैश कोई नहीं आता, ये ज़हन में रखना। क्या मतलब, ये इंस्पेक्शन बेच दोगे? अब नहीं बिक सकती ना, मतलब बस फायदा दे दिया उसने। अब कॉस्ट में उसकी कॉस्ट पड़ी थी, एक्यूमुलेशन में उसकी एक्यूमुलेशन पड़ी हुई थी, हमने दोनों में से निकाल देना है। पैसे पूसे तो नहीं आने ना, कोई गेन लॉस नहीं, बस सीधी सादी एंट्री है। कॉस्ट में से कॉस्ट निकाल दो, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकाल दो। टोटल कितनी थी? 20, तो सारी की सारी, नहीं तो गिन के देख लो। ये आया था 20, कहीं पे क्रेडिट नहीं हुआ, बस एसेट, तो मैंने क्रेडिट कर दिया, ठीक है? अक्यूमुलेशन क्रेडिट हुआ 2.5 से, 10 से, 7.5 से, तो टोटल कितने से क्रेडिट हुआ पड़ा है? 20 से। नहीं डेबिट हुआ था तो मैंने डेबिट कर दिया। अब ये वाली रिसर्च, क्या रिसर्च कह रहा हूं, इंस्पेक्शन, ये किताबों से निकल चुकी है। जो उसने कहा भी था कि आप मेजर इंस्पेक्शन को कैपिटलाइज करो, लेकिन ब्रैकेट में लिखा हुआ था प्रोवाइडेड पुरानी इंस्पेक्शन को आपने राइट ऑफ किया। ये राइट ऑफ किया हमने पुरानी इंस्पेक्शन, ठीक है? अब नई इंस्पेक्शन आ गई, करवानी है, मैंने लिख दिया, करवा लिया हमने, लेकिन इस दफ़ा थोड़ी सी महंगी भी हुई है, तो बस इतना सवाल था सर, बस आपने रोला डाला हुआ था इतने दिनों से। मेजर इंस्पेक्शन, असल में ना मैं चाह रहा था कॉन्टीन्यूटी में ये सवाल हों सारे, अभी भी आपने बीच में ब्रेक लगा दी 3-4 घंटों की, तो दिनों की तो नहीं लग सकती थी ना। ज़रा इस तरह से ये कॉन्सेप्ट ज़रा अच्छा समझ आ जाता है। तो मेजर इंस्पेक्शन
30 है, 30 से डेबिट और कैश या बैंक आपने कर दिया क्रेडिट। अब डेप्रिसिएशन की बारी आई तो बस तो उसी तरह से कुर्बानी देने के लिए तैयार है डेप्रिसिएशन के लिए। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, अब चूंकि दो चीज़ें हैं तो हम बैलेंसिंग निकाल लेंगे। ये इकट्ठी एंट्री करने का आसान तरीका है, वरना आप अलग अलग भी कर सकते हैं, ठीक है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बस की वो ऐसे ही चल रही है, दोबारा लिखना ही नहीं था पर्चे के अंदर तो, लेकिन आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। स्ट्रेट लाइन 80/10 8। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मेजर इंस्पेक्शन की है। पुराने वाली को भूल जाओ, गई किताबों से, नई वाली आ चुकी है। लाइफ इसकी भी 2 साल ही है और इस साल ये 3 महीने, क्योंकि 7-9 महीने पिछली ने फ़ायदा दिया, ठीक है जी। 3.75 तो ये आ गया, ये जी मेजर इंस्पेक्शन। ये नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपके पास एंट्रीज़ हैं। हाँ, पिक्चर लेनी है आमने सामने देखकर अच्छा लग रहा है तो बेशक ले लें, ठीक है। ये एंट्रीज़ बिल्कुल वैसे ही हुई हैं, अगर वो नोट करना है तो पिक्चर ले लें, नोट और कुछ करने की इजाज़त नहीं है ज़्यादा। ले जी, लेंथी कामों में से एक काम हो गया। बीच बीच में ना मैंने थ्योरी के तड़के भी लगाने हैं, मैं घूमूंगा आसपास। उसकी वजह यह है कि थ्योरी मैंने एंड पे इकट्ठी कर ली ना, तो फिर मुझे चपेड़ी पड़नी है आप लोगों से, नींद की नहीं पड़ जानी है। आए जी रेशोज के अंदर पेज 769 पे, ये ऐसी ही रही हुई है एक चीज़ हमारी खामखाई, बट टाइम नहीं मिला। आपको पता है मारा मारी चल रही होती थी, रेशोज खत्म हो गया और ईपीएस शुरू हो गया। अब वो शुरू हो गया तो फिर पिछला पकड़ में ही नहीं आ रहा, कभी एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं, कभी सुबह पढ़ रहे हैं, कभी शाम पढ़ रहे हैं, तो चीज़ें रह जाती होती हैं। पेज 769 पे आए जी। यार गला भी मेरा बैठ गया आज तो बोल के 2-3 दिन से। मैं एग्जाम्पल बना के लाया हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। नहीं तसल्ली रखो। ये देखो, डेटर्स ग्रॉस स्लैश नेट इन इनडायरेक्ट मेथड एंड फिर पास पेपर भी एक करवाना है। और ये मैंने सुबह से लिखा हुआ है, ये मैंने कुछ लिखा नहीं, ये उस वक्त का लोडेड है, आपको पता है, मैं लिख के लाया हूँ। इसको सबसे एंड पे कराऊंगा ताकि कोई जाए ना जी। रोटी एंड पे खुलती होंगी है ना, ये रोटी है हमारी, और तो आज रोटी है कोई नहीं, चाय भी नहीं मिल रही आज तो। यार आप इधर ना बैठा करो यार, वैसे मुझे और कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं ना कभी कभी पाँव रख देता हूँ तो नहीं ना, मसला तो होता है ना, मुझे होता है। यार ये बैग नहीं, आप पीछे नहीं आ रहा, मैं साइड कर लेता हूँ। ये बैग में फीस दी हुई है इन बैगों ने। ये मोबाइल मुझे मिला है, इसमें $1 भी लगा हुआ है पाकिस्तानी। थोड़ा सा जी, तुमने क्यों बात किया हारून, क्यों बोले हो तुम? सॉरी, आप क्यों बोले? अच्छा जी, पहुंच गए इधर। भाई मैं आपको कई बार ऐसी ज़बानी कलामी ये बातें करता रहता था कि रेशोज़ का एनालिसिस है तो अच्छा, लेकिन इसमें कुछ मसले मसाइल हैं। मतलब आपने रेशो का कंपैरिजन करना है 2 कंपनीज़ का, या कंपैरिजन करना है अपना पिछले साल की निस्बत, या इवन आपने बजट बनाना है, तो आपको कोई बेस चाहिए, पिछले साल की बेस पर ही आप आगे प्रोजेक्शंस कर रहे होते हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए आपको रेशो एनालिसिस को चाहिए होता है। लेकिन इस रेशो एनालिसिस में कुछ मसाइल हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि 2-3 नंबर के अक्सर पूछ लेता है, ठीक है। वो मसाइल क्या हैं? वो मसाइल ये हैं कि देखो, मेरी पिछली दफ़ा की सेल और इस दफ़ा की सेल मुझे नज़र आई कि पिछली दफ़ा मेरी सेल 150 मिलियन थी, इस दफ़ा मेरी सेल 200 मिलियन, 250 मिलियन, 300 मिलियन हो गई है, डबल सेल हो गई। पता लगा जी महंगाई 100% बढ़ गई है, तो फिर सेल तो ना बढ़ी हुई ना। लेकिन अब क्या करें, इन्फ्लेशन तो असरअंदाज हुई पड़ी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी हुई हैं, वहाँ से फिगर्स उठाई हैं, उनकी बेस पे हमने कंपैरिजन किया है, उसमें इन्फ्लेशन का असर पड़ा है। हम निकाल नहीं सकते, हम बस उस पर सब्र कर सकते हैं। हम बस ये कहेंगे जी इन्फ्लेशन का असर बहरहाल गड़बड़ है तो सही,
क्या मतलब पिछले साल से इस साल में जो चेंज आई है वो क्लियरली परफॉर्मेंस रिलेटेड कितनी है, और सिर्फ महंगाई की वजह से जो है वो कितनी सेल वगैरह परफॉर्मेंस वगैरह बढ़ गई है, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये एक लिमिटेशन है कैश फ्लो की, लेकिन स्टिल दिस इज द यूजफुल टूल। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने इंडस्ट्रीज को आपस में कंपेयर किया। अब हमारे हमसाई इंडस्ट्री जो थी, कंपेटिटर जो था वो एफको यूज़ कर रहा था, हम फाइफो, स्टॉक अलग अलग आता है, डिसीजन मेकिंग ले रहे हैं, गड़बड़ हो गई। ठीक है, और हो रही है गड़बड़। इसी तरह से 3-4 चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, हाईलाइट भी हुई हैं, बड़ी सादा आसान है। एक बार पढ़ लेना, मैं पढ़ाता हूँ वैसे तो, मतलब जब भी रिवीजन करना एक बार पढ़ लिया करना, लेकिन याद सिर्फ क्या रखना है, उस बोल्ड हेडिंग को जो आपके यहाँ पे की हुई है किताब के अंदर। ठीक है। जैसे सबसे पहले क्या है भाईजान, सबसे पहली बात वो करता है कि ऑल इंफॉर्मेशन यूज्ड इन रेशियो एनालिसिस इज डिराइव्ड फ्रॉम हिस्टोरिकल रिजल्ट्स। क्या मतलब, पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अगले साल की तो अभी बनी नहीं है, पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख के हम डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। लो जी, इस कंपनी में इन्वेस्ट कर दो। यार क्या गारंटी है कि ये जो वेरिएबल्स निकले हैं, ये जो रेशोज निकली हैं, ये अगले साल भी कंटिन्यू करेंगी? है ना प्रॉब्लम। लेकिन फिर भी क्या करें, दिस इज लिमिटेशन। पहले पढ़ के आओ, ऊपर से कहता है रेशियो एनालिसिस कैन बी यूज्ड टू कंपेयर इंफॉर्मेशन taken from financial statements to gain analytical understanding of results। एनालिटिकली हम देखते हैं, ठीक है, किस चीज़ को, फाइनेंशियल पोजीशन को, कैश फ्लो को। दिस एनालिसिस इज अ यूजफुल टूल, ये है यूजफुल टूल, स्पेशली फॉर एन आउटसाइडर सच एज सप्लायर, वेंडर, इन्वेस्टर। ठीक है। हाउएवर देयर आर सम लिमिटेशंस। ठीक है। अब यूजफुल टूल तो है, लेकिन जाहिर है हर चीज़ में जो है वो कमी कोताहियाँ भी होती ही हैं। पैकेज जो हुआ, हर चीज़ एक पैकेज होती है, तो अच्छाइयों के साथ कुछ मसले मसाइल भी हैं। तो पहला मसला क्या है, सारे हिस्टोरिकल रिजल्ट्स की बेस पे हमने डिसीजन मेकिंग करनी है। क्या गारंटी है कि आगे भी चलकर ये ऐसे ही रहेगा? कोई गारंटी है जी? बहरहाल ये एक लिमिटेशन है। ऑल इंफॉर्मेशन यूज्ड इन रेशियो एनालिसिस इज डिराइव्ड फ्रॉम एक्चुअल हिस्टोरिकल रिजल्ट्स। This does not mean that the same results will carry forward into the future. However, you can use ratio analysis on pro forma information. Pro forma कहते हैं forecasted, and compare it to historical results for consistency. आप ये ज़रूर कर सकते हैं कि मैं जैसे कहा बजटिंग करते हैं, तो आपके पास एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट से बनी हुई आ गई पिछली, आप उसके अंदर कहते हैं यार 10% महंगाई होगी, फिर हम इतनी एफर्ट करेंगे, चलो इतना सेल हम बढ़ा लेंगे, उसके बाद ये सब कुछ करेंगे। आपने एक बजट बना लिया, आप उसको एक्चुअल से कंपेयर करके बाद में जब एक्चुअल एंड पे पहुंचो तो आप कंपेयर भी कर सकते हो कि हाँ जी क्या वेरिएशंस आए। तो ठीक है, हिस्टोरिकल रिजल्ट्स हैं, लेकिन क्या करें, आगे ना भी जा सके, यूज़ तो कर ही लेते हैं इसको, फोरकास्टेड इन्फॉर्मेशन बनाने के लिए यूज़ कर लेते हैं, हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट, इन्फॉर्मेशन ऑन द इनकम स्टेटमेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, मतलब बड़ा टेक्निकल है। वो कहता है इनकम स्टेटमेंट के अंदर चीज़ें पड़ी होती हैं करंट कॉस्ट पे, मतलब नियरली फेयर वैल्यू हो, आपने चीज़ बेची है, सेल फॉर द ईयर होती है ना, इस साल सेल की है, तो क्या इस साल की सेल आपने 10 साल पुराने रेट पे की होगी? बोलो, करंट ईयर की प्राइस पे ही होगी। ठीक है। लेकिन जो आपका प्लांट पड़ा है, 10 साल पहले फैक्ट्री लगाई थी, बैलेंस शीट में तो वो उसी पे नहीं आ रहा होगा। तो वो कहता है ये भी एक लिमिटेशन है कि इनकम स्टेटमेंट में नॉर्मली चीज़ें करंट वैल्यूज़ पे पड़ी होती हैं, जबकि बैलेंस शीट में कभी कभी हिस्टोरिकल वैल्यूज़ पे पड़ी होती हैं। अब हम यूज़ कर रहे होते थे, इधर से एक इनकम स्टेटमेंट का आइटम पकड़, इधर से एक बैलेंस शीट का आइटम पकड़, रेशो निकाल, पीबीआईटी ओवर कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, पीबीआईटी ओवर टोटल एसेट्स। तो एक तरफ इनकम स्टेटमेंट है, दूसरी तरफ बैलेंस शीट है, दोनों के अंदर थोड़ा सा फर्क तो है। बहरहाल ये लिमिटेशन है, क्या कर सकते हैं। ठीक है। हाइब्रिड वाले बच्चे कहाँ गए? कौन कौन हाइब्रिड से उठ के इधर आया? एक दो को तो मुझे नजर भी आ रहे हैं, बहुत शरारती हो तुम लोग, मैंने मना किया था ना। 1 2 3 4 5 6 7 फीमेल स्टूडेंट्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 उधर ठीक बैठे हो, ऐसे सुकून से, ये ऐसे एकदम घुस घुस के बैठे हुए हैं। मैं, कोई मसला नहीं है, कुछ सवाल होगा ना, मैं अभी आप आज आखिरी क्लास में आपके पास आ जाऊंगा और वहाँ पे सवालों के जवाब दे के ही भेजूंगा। ठीक है। लेकिन अगर फिर भी आप लोग जिद करें इन लोगों की वजह से, ये चंद जो है वो कल्प्रिट्स की वजह से, अगर आप कहें कि हमने भी आना है तो बता दीजिएगा, फिर कोई गुंजाइश बना लेते हैं।
फिर कैलेंडर बन जाऊंगा मैं, सीटें बना दूंगा। अच्छा प्लीज़ मैंने बोलना है बस। अब्दुल्ला आपको, आपने सुनने के पैसे दिए हैं, मुझे बोलने के पैसे मिलते हैं, चुप करके बैठे। द इंफॉर्मेशन ऑन इनकम स्टेटमेंट इज स्टेटेड इन करंट कॉस्ट्स और क्लोज टू इट, वेयर एज मैनी एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर स्टेटेड एट हिस्टोरिकल कॉस्ट विच कुड वेरी सब्सटेंशियली फ्रॉम करंट कॉस्ट। दिस डिस्पैरिटी कैन रिजल्ट इन अनयूजुअल रेशियो रिजल्ट। ठीक है जी, इसमें मसला हो सकता है। अब हो सकता है, क्या करें? ठीक है, दूसरी क्लास में भी लेट, उधर ही बैठो ताकि तुम्हें नजर ना आए। हाँ जी मुर्तज़ा। नंबर 3 वही पहले जो मैंने बोला था, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन भी एक लिमिटेशन है। क्या कहता है? इफ द रेट ऑफ इन्फ्लेशन हैज चेंज इन एनी ऑफ द पीरियड अंडर रिव्यू, मतलब दोनों साल हम आपस में कंपेयर कर रहे हैं और इन्फ्लेशन रेट बदल गया है, ठीक है, तो दिस कैन मीन दैट द नंबर्स आर नॉट कंपेरेबल अक्रॉस पीरियड्स। तो फिर तो भाई महंगाई हुई है ना। परफॉर्मेंस कहाँ से पता लग रही है आपको? महंगाई आपकी परफॉर्मेंस है। मैं बड़ी महंगाई हो गई जी, मेरी परफॉर्मेंस चेक किया आपने, इतने आप पीडीएम। तो फॉर एग्जाम्पल, इफ द इन्फ्लेशन रेट वॉज 100% in 1 year, sales would appear to have doubled over the preceding year, when in fact sales did not change at all. ठीक है, तो ये भी एक लिमिटेशन है। पढ़ना सिर्फ एक बार है, याद सिर्फ इन्हीं को रखना है। हिस्टोरिकल फिगर्स यूज करते हैं, ठीक है जी, है मसला। फिर इनकम स्टेटमेंट में करंट वैल्यूज होती हैं तकरीबन, और बैलेंस शीट में हिस्टोरिकल होती हैं, तो है लिमिटेशन। ठीक है, इन्फ्लेशन है लिमिटेशन, क्या करें, बस इतना याद रखना। लेकिन ये जब भी रिवीजन में आओगे, एक बार इसको पढ़ लोगे ना, तो कभी कभी वो यूँ भी कह देता है कि मिसाल के तौर पे 5 लिमिटेशंस बताओ, ब्रीफली एक्सप्लेन 5। तो ब्रीफली एक्सप्लेन का मतलब एक आधी लाइन लिख भी सको। तो यहाँ पढ़ते रहोगे ना, तो अपने अल्फाज में लंबे लंबे नोट्स, सर सैयद अहमद खान इतने अच्छे थे, इतने अच्छे थे, इतने अच्छे थे कि मैं आपको क्या बताऊँ। फिर ऐसे नोट लिखने से बेहतर है 1-2 लाइनें यहाँ वाली जहन में हो, वो लिख दें। ठीक है, द इंफॉर्मेशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइन आइटम दैट यू आर यूजिंग फॉर अ रेशियो एनालिसिस मे हैव बीन एग्रीगेटेड डिफरेंटली इन पास्ट। ये ज़रा समझना मुश्किल है, लेकिन मैं आपको वैसे समझा देता हूँ कि जैसे हमने एक बात की थी चेंज इन पॉलिसी की। हमने कहा था जी, मिसाल के तौर पे सेल्स हमारी 1,100 रुपया थी, ठीक है, लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, चलते चलते अदर इनकम पड़ी होती थी, ठीक है जी, 20 रुपये हम कमीशन कमाते थे। मैंने कहा जी इस साल ये हुआ कि हमारी अपनी फैक्ट्री बंद हो गई और ये ज़ीरो अदर इनकम हो गई, क्योंकि जितना कमीशन अब हम कमाते हैं वो ज़्यादा भी वो हो गया है, काम ही वही कर रहे हैं, वो हमारी क्या बन गई है, मेन इनकम। अब मुझे बताओ, ये गुड्स का रेवेन्यू है और ये कमीशन है, क्या ये कंपेरेबल रहा? बोलो, क्या ये कंपेरेबल रहा? ये कंपेरेबल नहीं रहा। क्यों? क्योंकि एग्रीगेटेड डिफरेंटली इन पास्ट था। ऐसे ही कुछ एक्सपेंसेस कहीं पे क्लब हुए पड़े हैं पिछले साल में, अगर एग्रीगेशन चेंज हो गई है, इस दफ़ा दूसरे हेड में आ गए हैं, लाइन आइटम दूसरे में आ गए हैं, तो पिछले साल से कंपेरेबल तो नहीं रहते ना। अब इसीलिए तो कहते थे कंसिस्टेंसी अप्लाई करो। कंसिस्टेंसी सिर्फ ये नहीं है कि आपने अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंट रखी है। आपको एक आज और बात भी बता दूं, कंसिस्टेंसी इसको भी कहते हैं कि आपने जो प्रेजेंटेशन है उसको भी कंसिस्टेंट रखा है, ताकि ये कंपैरिजन आसान रहे कि आपकी इनकम स्टेटमेंट पहले अगर सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल, जीपी ऐड अदर इनकम लेस एक्सपेंसेस, इस तरह से तरतीब हो, वही रहे, कोशिश करें। ठीक है, ओके। तो बहरहाल ये एक लिमिटेशन है। द इंफॉर्मेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइन आइटम दैट यू आर यूजिंग फॉर अ रेशियो एनालिसिस मे हैव बीन एग्रीगेटेड डिफरेंटली इन पास्ट, सो दैट रनिंग द रेशियो एनालिसिस ऑन अ ट्रेंड लाइन डज नॉट कंपेयर द सेम इंफॉर्मेशन थ्रू द एंटायर ट्रेंड पीरियड। ठीक है, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी याद रखनी है, एग्रीगेटेड डिफरेंटली इन पास्ट। वही बात आपकी की भी थी मैंने, डिफरेंट कंपनीज इंडस्ट्री के अंदर डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज यूज़ करती हैं, तो उनका आपस में कंपैरिजन बहरहाल मुश्किल है। अब किसी को जाकर ये तो नहीं कह सकते तुम अपनी पॉलिसी बदलो। ठीक है, डिफरेंट कंपनीज इन अ सिमिलर इंडस्ट्री may have different policies for recording same accounting transaction. This means that comparing the ratio result of different companies may be like comparing apples and oranges. Wow. For example, one company might be using reducing balance while other using straight line depreciation. ठीक है, तो है 12 लिमिटेशंस हैं, कोई और मसला नहीं, बस लिमिटेशंस हैं। और जी एक ये भी पहले पढ़ लो। एक कंपनी जो है वो कहती है बस मेरा सामान बिकना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी प्रोडक्ट पहुंचनी चाहिए, जिसको कहते हैं मार्केट शेयर, वो ग्रैब करना चाह रहे हैं। उसके लिए वो जो है वो मतलब
जीपी कम भी कर रहे हैं, वो मार्केट कैप्चर करने के लिए उनकी स्ट्रेटजी डिफरेंट है, वो मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए सेलिंग प्राइस कम करते जा रहे हैं, जीपी अपना कम कर रहे हैं, लेकिन नंबर ऑफ यूनिट सेल वाले अपने कस्टमर्स को बढ़ा रहे हैं, दूसरे ऐसा नहीं कर रहे। अब दोनों एक ही इंडस्ट्री के अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन बिजनेस स्ट्रेटजी चेंज है दोनों की, तो बहरहाल कंपैरिजन में तो गड़बड़ होगी ना। फिर एक का जीपी जो है वो रेशो कम आ रही होगी, दूसरे की ज़्यादा होगी। अब जिसकी कम आ रही है वो तो फैल भी इसी तरह से रहा है, ठीक है। तो जी, तो in it can be difficult to interpret a ratio analysis comparison between two companies that are pursuing different strategies. For example, one company may be following a low cost strategy, so is willing to accept lower gross margin in exchange of more market share. Conversely, a company in the same industry is focusing on high customer service strategy where its price are higher, gross margins are higher, लेकिन फिर बंदे कम आएंगे, ठीक है। तो अब ये दो कंपनी को कंपेयर करना है, तो बहरहाल मसला तो है, ठीक है। तो ये आसान आसान तो जहन में रह जाएंगे। हिस्टोरिकल डाटा होता है, फिर इनकम स्टेटमेंट में करंट वैल्यूज़ और बैलेंस शीट में हिस्टोरिकल होती हैं, दोनों यूज़ होती हैं, एक ही रेशो के अंदर गड़बड़ है। फिर इन्फ्लेशन का मसला है, एग्रीगेटेड डिफरेंटली हो सकता है, पिछले साल हों, कंपैरिजन में मुश्किल हो सकती है। डिफरेंट पॉलिसीज़ अकाउंटिंग पॉलिसीज़ कंपनीज़ की हो सकती हैं, डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ हो सकती हैं। उसके बाद अच्छा जी, उसके बाद सिर्फ भाईजान सिर्फ फाइनेंशियल्स को मत देखा करो, जनरल बिजनेस एनवायरनमेंट को भी देखो। यहाँ पे उसने एग्जांपल दी है, कहता है कि भाईजान डेटर डेज 60 हैं। ये पूरी बात नहीं है, पूरी बात ये है कि आजकल नॉर्मल हालात चल रहे हैं, कोई इकोनॉमिक टर्मोइल नहीं है, कोई कोरोना नहीं आया हुआ, हालात ख़राब नहीं है इंडस्ट्री के, तो हो सकता है ये डेटर डेज ज़्यादा हैं। इसने एग्जांपल दी हुई यहाँ पे, मैं वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। और जिन दिनों में इकॉनमी के हालात ख़राब चल रहे हैं, उन दिनों में हो सकता है ये 60 भी बहुत बेहतर हो, लोग तो पैसे निकाल ही नहीं सक रहे, और ये तो 60 दिनों में आपके डेटर्स दे रहे हैं पैसे, ठीक है। तो ये क्या है, कॉन्टेक्स्ट ऑफ जनरल बिजनेस एनवायरनमेंट भी देखो, सिर्फ रेशियोज पे ही ना बैठे रहो। ये देखो कि क्या हालात आए हैं आजकल, मार्केट के अंदर क्या सूरत हाल चल रही है, पिछले साल की निस्बत इस साल कंपेयर कर रहे हो, पिछले साल हालात ठीक थे, इस साल कोरोना आ गया, तो कैसे आप कंपेयर कर सकते हो? या तो कोई बहुत चढ़ गए थे या कोई बहुत डूब गए थे, हालात तो ऐसे ही हुए थे, ठीक है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट पूरे को देखो। यू नीड टू प्लेस रेशियो एनालिसिस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जनरल बिजनेस एनवायरनमेंट। एग्जांपल वही है, फॉर एग्जांपल 60 डेज ऑफ सेल्स आउटस्टैंडिंग for receivable might be considered poor in a period of rapidly growing sales, but it might be excellent during economic contraction, हालात ख़राब हैं, when customer are in severe financial conditions and unable to pay their bills, ठीक है। और अच्छा ये भी है, ठीक है, देख लें, डिफिकल्ट टू एसरटेन द रीज़न। एक बात मैं आपको करता होता था कि रेशियो एनालिसिस के अंदर यार मे का लफ्ज़ इस्तेमाल करना हमेशा, याद आ रहा है? ये इस वजह से कहता था, आपको नहीं पता कि करंट रेशियो 2:1 है, तो इसमें ज़्यादा वजह क्या रही होगी, ये हो सकता है हो, ये हो सकता है हो, ये वो यहाँ पे भी ये कह रहा है कि क्या है, डिफ़िकल्ट टू एसरटेन द रीज़न। कहता है जैसे मिसाल के तौर पे करंट क्विक रेशियो आपकी ऐसे टेस्ट, क्विक रेशियो 2:1 है, अब देखते ही क्या लगा, कैश बड़ा पड़ा है। हो सकता है कैश आपने अपनी कोई इन्वेंट्री ऐसे फटाफट बेच के कैश लिया और अभी ये कैश कहीं और इस्तेमाल हो जाना हो, ठीक है, तो फिर गड़बड़ तो हो गई ना। बात समझ आ रही है? वो शॉर्ट टर्म के लिए है, वो लंबे अरसे के लिए है या नहीं है, ये मसला है, ठीक है। रेशो सही करने के भी लोग कुछ इस तरह के काम कर लेते होते हैं, ठीक है। तो इट कैन बी क्वाइट डिफिकल्ट टू एसरटेन द reasons for results of ratio. For example, an asset test ratio of 2:1 might appear to be excellent while you realize that company just sold a large amount of its stock to bolster its cash position. सिर्फ कैश बढ़ाने के लिए उन्होंने ये बहुत सारी इन्वेंट्री बेच दिया फटाफट ओने पोने। अच्छा जी, a more detailed analysis might reveal that the asset test ratio will only temporarily be at level and will probably decline in future. तो ध्यान से देखना पड़ता है। तो बहरहाल ये लिमिटेशंस कुछ इन्होंने बताई हैं। अब ये ऐसा तो है नहीं कि ये 10-12 नंबर का सवाल आ जाए, ये 2-3 नंबर का पूछ लिया करता है, तो इसमें से 3-4 भी जहन में रह जाएं तो काफ़ी हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ज़्यादा ही जहन में रह जाएंगे, क्योंकि आपने तो 2-3 रिवीजन तो करनी है। जब भी रिवीजन में आना है तो आप सिर्फ एक नज़र इस पर, मैंने इस पूरे चैप्टर को मैंने 4 सफ़ों पर कर दिया था आपके लिए, ठीक है। उसी के ऊपर अगर आप वो 3 रूल्स लिख लें कि वो जो इम्पैक्ट ऑफ सर्टेन ट्रांजैक्शंस ऑन रेशियोज,
कि न्यूमरेटर बढ़े तो रेशो बढ़ती है, डिनोमिनेटर बढ़े तो रेशो कम होती है, सेम अमाउंट से ये बढ़े तो कमज़ोर की तरफ जाओ। वो 3 रूल्स लिख लो ना अगर उन 4 सफ़ों पे। किन 4 सफ़ों पे? इन 4 सफ़ों पे। अगर आप कहीं पे एंड पे जाके, जहाँ पे थोड़ी सी जगह बची हुई है, एंड पे बची हुई है कोई, हाँ बची हुई, चलें जहाँ कहीं बची हुई है कहीं पे आप वो 3 रूल्स लिख लेंगे ना, जो आपको मैंने रजिस्टर पे आपने लिखे भी होंगे, लिखवाए थे। तो ये आपका रेशो का चैप्टर सारा इन 4 सफ़ों पे है। तो उससे एडिशन में सिर्फ मैं आपको आज पढ़ा रहा हूँ एंड पे आकर ये लिमिटेशंस। तो जब भी आप ये 4 सफ़े पढ़ो, लिमिटेशन वाला सफ़ा खोल के वो भी साथ पढ़ लो यार, सिर्फ हेडिंग्स पे ही नज़र डालनी है। अभी पढ़ा है तो इनमें से 3-4 तो अभी भी जहन में रह गए हैं कि हिस्टोरिकल डाटा यूज़ होता है, इन्फ्लेशन का मसला है, इनकम स्टेटमेंट के अंदर करंट और बैलेंस शीट में डिफरेंट बिजनेस स्ट्रेटजीज़ हैं, डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज़ हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट को नहीं देखते हैं। अब बस काफ़ी सारी चीज़ें जहन में आ जाती हैं। तो ये पैसिव रट्टा ही होता है, हर बार पढ़ते हुए एक दफ़ा देख लोगे दिमाग के अंदर बैठता जाएगा, समझ आपने लिया है इनको, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जी एक कॉन्सेप्ट है विंडो ड्रेसिंग का। विंडो ड्रेसिंग विंडो शॉपिंग नहीं भाई, विंडो ड्रेसिंग इसे कहते हैं कि ईयर एंड पे आके आप ऐसे स्टेप्स उठाएं कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में वो नज़र आए जो दरअसल नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पे आपने कहा यार प्रॉफिट्स ना ऐसे ज़बरदस्त नज़र आने चाहिए, क्या करें यार, डिस्काउंट की ना ऐसे बहारें लगा दो, डिस्काउंट की वैसे तो आप स्टैंडर्ड ने आके ना इसके ऊपर IFRS 15 ने काफ़ी रोक लगाई हुई है, ठीक है, कोशिश करता है कि रेवेन्यू ख़राब ना हो, लेकिन फिर भी डिस्काउंट आपने दे दिए ताकि सेल्स जो है ईयर एंड के ऊपर बड़ी आ जाएं और प्रॉफिट हमारे अच्छे नज़र आएँ, ठीक है। या आपने क्रेडिटर्स को पेमेंट करनी थी, डिले कर दी, वो बेचारे रो रहे हैं, चीख रहे हैं, पैसे दे दो, बिजनेस बंद हो रहा है, आप कह रहे हैं हाँ करते हैं, क्यों? ईयर एंड के ऊपर क्लोजिंग में हमारे ज़रा कैश के बैलेंस अच्छे आ जाएंगे, करंट रेशो अच्छी आ जाएगी, हमारे बैंक के साथ मसले मसाइल नहीं पड़ेंगे, लोन्स वगैरह के रेशोज बेहतर करने के लिए ये किस किस्म के स्टेप्स हम कर रहे हैं, ठीक है। आपकी यूजफुल लाइफ रिव्यू हो रही थी, रिव्यू होके कम हो रही थी, आपको नज़र आ रहा है एसेट अब इतना नहीं चलना, जब लाइफ को इस साल में चेंज इन एस्टीमेट वाला, क्योंकि लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन के जो डिस्कशन है IC 16 में, उसमें लिखा हुआ है IC 16 की डिस्कशन में कि हमने हर साल यूजफुल लाइफ को मेथड को रिव्यू करना होता है और चेंज हो तो उसको इनकॉर्पोरेट करना होता है चेंज इन एस्टीमेट कह के, ठीक है। तो आपने उसको रिव्यू किया, आपने कहा रिमेनिंग लाइफ तो कम हो गई है, ओहो इससे तो डेप्शन बढ़ जाएगी, प्रॉफिट कम हो जाएंगे, छोड़ो, ठीक है ओके। सब ये क्या है, आप ईयर एंड पे कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जिससे आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गड़बड़ हो रही हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब उन गड़बड़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे रेशियो एनालिसिस भी लग रहा होता है, तो रेशियो एनालिसिस का एक मसला ये भी है कि ये उतना ही एक्यूरेट है जितनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक्यूरेट है, ठीक है ना। जितनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक्यूरेट हैं ये भी उतना ही एक्यूरेट है, यानी उसमें कोई गड़बड़ है तो वो गड़बड़ रेशोज में भी कैरी हो रही है, ठीक है। तो विंडो ड्रेसिंग क्या है, वन शुड ऑल्सो बी केयरफुल ऑफ अनएथिकल प्रैक्टिसेस लाइक विंडो ड्रेसिंग व्हाइल इंटरप्रेटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। विंडो ड्रेसिंग क्या है? विंडो ड्रेसिंग is adaptation of the rules and practices to present financial statements in a way that business situation appears better than it actually is। ऐसे है नहीं जैसा नजर आ रहा है, बस ठीक है, ये थ्योरी के बाद फिर न्यूमेरिकल पे जाते हैं, फिर वापस आएंगे किसी और थ्योरी पे। ये हो गया बस, ये चैप्टर की इतनी थी, ठीक है। बस थोड़ी सी ये 4 लाइनें रह गई, हिम्मत करो। ये कितनी उंगलियां, ये 4 उंगलियां, 5वां अंगूठा है, क्या हो गया, जागो प्लीज 6 नजर आ रही हैं तुम्हें, बस अल्लाह खैर करे जी। कुछ और चाहिए? अच्छा सुने, प्लीज लेट मी खत्म इट, प्लीज जी, समझ आ गई विंडो ड्रेसिंग क्या है? पढ़ो। दिस मैनिपुलेट्स, क्या मतलब? वो कहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इस तरह से शो कर रही हैं बिजनेस को जिस तरह से असल में वो है नहीं, ठीक है। तो क्या करते हैं, कुछ उन्होंने मिसालें दी हुई हैं, पढ़ते हैं। दिस मैनिपुलेट्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड मिसलीड्स द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सम ऑफ द वेज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी, ये इन गलत लगाओ। Some of the ways financial statements may be manipulated include delay in paying supplier, क्यों? So that period end cash balance अच्छा लगे, हैवी। Using lower estimate for allowance for doubtful debt, पक्का शक है 15% भागेंगे, 5% लगाया हुआ है, प्रॉफिट कम हो जाता क्योंकि एक्सपेक्टेड लॉस है, फ्यूचर लॉस है। प्रोविजन इसकी एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट।
तो ये एक्सपेंस भी आपने कुछ कम किया हुआ है, प्रोविजन जान के कम की हुई है। कैपिटलाइज सब छोटे छोटे आइटम्स जो नॉर्मली एक्सपेंस आउट होते हैं ताकि प्रॉफिट सही हो जाए। मतलब कोई पेन ले रहे हैं, पेंसिल ले रहे हैं, कोई ये एक्सपेंस आइटम की चीज़ें हैं, इनको कैपिटलाइज किए जा रहे हैं ताकि एक्सपेंस ना बने कुछ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, एसिड बन जाए। देखेंगे फिर 5 साल में है, 5 साल में बॉल पॉइंट जो है वो डेप्रीशिएट होगा, मतलब बेतुकी बात है। फिर ऑफर कस्टमर्स अर्ली शिपमेंट डिस्काउंट, जल्दी चीज़ें भेजो आपको हम डिस्काउंट दे देंगे। देयर बाय एक्सेलरेटिंग रेवेन्यू फ्रॉम अ फ्यूचर पीरियड इनटू द, मतलब उस बंदे का ऑर्डर क्या है, 5 जनवरी को चीज़ें डिलीवर होनी है, हमने से कहा भाई 25 दिसंबर इस साल के तक मंगवा लो, 5% छोड़ देंगे। क्या कर रहे हैं, अगले साल का रेवेन्यू इधर खींच के ला रहे हैं। विंडो ड्रेसिंग, लोअर डेप्शन एक्सपेंस बाय यूजिंग हायर यूजफुल लाइफ और रेजिडुअल वैल्यूज एटसेट्रा। ठीक है, लंबी लाइफ अज्यूम कर ली, भाई लाइफ बहुत ज़्यादा होगी अब, माशाल्लाह जी हमारा एसिड ज़बरदस्त चल रहा है। पता है आप लोगों को हमारे एसिड की लाइफ जो हमने रिव्यू की बढ़ गई है, पता है बढ़ने से डेप्शन कम होगी और प्रॉफिट बढ़ेंगे। विंडो ड्रेसिंग, ठीक है जी, चलें बस, और रेशो में कुछ नहीं है, यही था बस। ये देख लें, ये देख लें, किधर गया, वेयर इज वेयर, हेयर इज हेयर। ठीक है जी बेटा, जब बन जाएगा। ये यहाँ पे कोई क्वेश्चन रेलेवेंट था, वैसे क्लास पढ़ लेते तो बाद में भी कर सकते थे। रिवीजन प्लान कब देंगे, अभी नहीं बनाया, वैसे पिछले वाला चाहिए तो ले लो, ले जाओ। पहले ही कहा था क्लासें खत्म होंगी, कुछ सांस आएगा, अभी तो नींद नहीं आ रही। मतलब ये चीज़ें ज़्यादा अहम है ना। रिवीजन प्लान तो किसी वक्त आप तक पहुंच सकता है, और जब तक नहीं पहुंचेगा आपको पता है कि कौन से सवाल किए हैं वही दोबारा कर रहे हैं ऑलमोस्ट। कहीं से तो शुरू कर लोगे, रिसेंट से 2-4 दिन तो मिल ही जाते हैं। फिर वही गल, यहाँ पे बताओ कोई ये बात है, सवाल लिख लो बाद में पूछ लेना, क्लास खत्म करते हैं तो। आगे कैश फ्लो को बाद में देखते हैं, अब आ जाएं जी, और करते हैं ईपीएस करते हैं। लिखने की लिखा किस लिए हुआ, अच्छा जी कुछ एमसीक्यूज भी बच्चों ने मार्क करवाए हैं, लेकिन सिर्फ 4-5 ही करवाए हैं, मतलब कि इसमें और कोई मुश्किल थे नहीं, बड़े मुश्किल थे। फिर किसको बड़े मुश्किल लगे, जिन्होंने नहीं किए। वो ऐसे लोग हैं जो कहते हैं बस हम लेट जाएं मुंह खोल के ऐसे, और कोई नवाला भी अंदर ही डाल जाए आके, हमें खाना भी ना पड़े उठ के। चुप है, अब जो मेरी हिम्मत इस वक्त है, जो मेरा चुप है भी इतना ही निकलना है, चुप कर जाओ, खुद अंदाजा लगा लो। अच्छा जी, सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसिड की एग्जांपल 113 सफ़े पे आके देख लो। आप कह रहे हो कि ये नहीं की हुई हमने, पता नहीं, मुझे लगता था कर दिया, लेकिन मुझे शक था इसलिए मैंने लिख लिया। मसला सिर्फ वही था कि इस चैप्टर के अंदर वो नोटेड नहीं ना होती चीज़ें। देखें जी, एक बड़ी सादा सी एग्जांपल दी गई है, बैग गिर रहा है, पाँव के नीचे ना आजे, पकड़ लो। एक बड़ी सादा सी एग्जांपल दी गई है। देखो, बिल्डिंग को हम फिर इजीली बना लेते हैं अगर खुद बनाना पड़े तो। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का हमें पता है ना, ठीक है। मटेरियल लिया, मटेरियल डेबिट कैश क्रेडिट, फिर बिल्डिंग में लगा दिया तो CWIP डेबिट मटेरियल क्रेडिट, या बीच में से मटेरियल को निकाल ही दें, कॉस्ट की तरह से ना लाएं मटेरियल को, बल्कि डायरेक्ट एंट्री कर दें CWIP डेबिट कैश क्रेडिट, एक ही बात है, ठीक है। तो वो आपको फिर आसान लगता है। लेकिन क्या कोई मूवेबल एसेट भी हम खुद बना सकते हैं? बना सकते हैं, ठीक है। इन्होंने किया ये काम, इन्होंने रोड बुलडोजर खुद ही बनाया, ठीक है। रोड इंटरनेशनल पेज नंबर 113 पे एग्जाम्पल है सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट की, नाम है इसका, ये कंपनी का नाम क्या है जी, बैनुल अक़वामी सड़कें लिमिटेड। कंस्ट्रक्टेड इट्स ओन स्पेशली डिजाइंड रोड वाला बुलडोजर। डिटेल्स ऑफ रिलेटेड कॉस्ट आर एज अंडर। सुनो, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल परचेज्ड, देखो ये सड़कें बनाते होंगे ना रोड इंटरनेशनल, ठीक है। तो इनके रॉ मटेरियल में बहुत कुछ ही आता होगा, लोहा, बजरी, सीमेंट, सरिया, रेत, सारा कुछ, ठीक है। कंस्ट्रक्शन कंपनी, कंस्ट्रक्शन के काम में सारा कुछ ही इस्तेमाल होता है मटेरियल वगैरह। तो कहता है जी मटेरियल परचेज किया हमने 5 लाख का। कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड बुलडोजर, 1 लाख का हमने बुलडोजर में इस्तेमाल किया। हो सकता है मटेरियल के अंदर ये चीज़ें मंगवाई होंगी ना,
ठीक है, परचेज के अंदर, जिसमें से बुलडोज़र के अंदर हमने इतना इस्तेमाल कर लिया। फिर ओवरहेड्स कॉस्ट इनकर्ड ऑन बुलडोज़र कितनी है, 40,000। बाकी कुछ वेल्डिंग शेल्डिंग बिजली शिजली और चीज़ें खर्चे मर्चे हुए ओवरहेड्स के भी, मटेरियल भी लगा, लेबर वगैरह भी होती है। और फिर चला के देखा कि सही चलता है या नहीं। टेस्ट टू एंश्योर रोड बुलडोज़र सेफ बिफोर, तो टेस्ट रन की कॉस्ट भी एसिटी कॉस्ट में ऐड हुआ करती है। और फैक्ट्री की लेबर कॉस्ट, अब अच्छा ये शायद फैक्ट्री के अंदर सड़कें बना के फिर जाके बिछा के आते होंगे सवाल ऐसा बन गया, चलें कोई बात नहीं, खैर है, कोई नहीं, हो जाता है, आप कॉन्सेप्ट समझें जी, बनी बनाई सड़कें, बनी बनाई छतें तो सुनी थी, बनी बनाई सड़कें भी आ गई। चलें, तो फैक्ट्री लेबर कॉस्ट है। अब हो सकता है ये फैक्ट्री की बजाय कहना चाहिए था कंपनी लेबर कॉस्ट, यानी कुछ लेबर इनकी सड़कें बनाती होगी, कुछ को बुलडोज़र पे भी इन्होंने लगाया होगा, लेकिन यहाँ पे क्लियर नहीं है। अगर क्लियर ना हुआ तो मैं सड़कों वाली लेबर ही इसको समझूंगा, बुलडोज़र वाली फिर हो सकता है उसने इधर डाली हो सकता है अलग बता भी दे, ठीक है। आगे वो कहता है 80% ऑफ टोटल लेबर कॉस्ट फॉर द ईयर वर इनकर्ड ऑन बिल्डिंग रोड्स। अच्छा, मतलब टोटल लेबर कॉस्ट में से अल्हम्दुलिल्लाह 80% ऑफ द टोटल लेबर कॉस्ट रोड बनाने में इस्तेमाल हुई और 20% को बुलडोज़र बनाने में इस्तेमाल किया हमने। द रोड बुलडोज़र वाज फर्स्ट ब्रॉट इनटू यूज ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट स्टार्टेड ऑन यकम नवंबर, ऑल्दो इट वाज अवेलेबल फॉर अ ईयर। फिर परेशान करते हो। द कंपनी यूजेज सीधी लकीर मेथड टू डेप्सिट द बुलडोज़र व्हीकल इज एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड फॉर 7,000 रेजिडुअल वैल्यू एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ 5 साल। अब करना क्या है, सबसे पहले ये 5 लाख जो खरीदा रॉ मटेरियल, इसकी एंट्री होगी, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री कर दूं, डेबिट कैश क्रेडिट, क्योंकि सारा इस्तेमाल नहीं ना हुआ, सारा हो जाता तो मैं डायरेक्ट ही बुलडोज़र में फेंक देता। इसमें से 100 इस्तेमाल हो गया तो उसकी एंट्री बनी रोड बुल आर बुल रेड बुल। ये एनर्जी ड्रिंक चाहिए भी सी है, सुबह से पढ़ रहे हैं सर, 3 घंटे ब्रेक मैंने किया है, सुबह से पढ़ रहे हैं। ये लें जी, रोड बुलडोज़र है, ठीक है जी, रोड बुलडोज़र डेबिट। अब फिर दोबारा कैश नहीं पे कर देना, हाँ वो हमने ख़रीद लिया है और पड़ा हुआ था हमारे पास, तो रॉ मटेरियल इन्वेंट्री क्रेडिट। ये सवाल नहीं किया था वाकई, मुझे नहीं लगता, ऐसे ही ना कह दिया करो, मुझे भी नहीं लग रहा, मुझे पता लग जाता है कि सवाल किया हुआ है क्लास में या नहीं, बस 1 मिनट शुरू करने की देर होती है। नहीं किया, मुझे रात को ही शक पड़ा था, लेकिन उस वक्त मेरा दिमाग पूरी तरह से किया, बिल्कुल एंड पे मैंने ये फिर लिख दिया था। ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड, सर सो ही जाते आप तो काम तो कम होता, और भाई सो जाता काम कम होता तो आज काम ख़त्म ना होता, काम ख़त्म ना होता तो कल फिर आते, तो काम ख़त्म तो करना ही है, काम अल्लाह ने ख़त्म करवा दिया था कल ही, तो शुक्र करो ना। अब आज खड़े होकर हमने सारी किताब को भी देख लिया, फिर भी कुछ रह गया, इंडिविजुअली पूछ सकते हैं मेरे से आके, मैं बैठूंगा, और अगर मुझे बाद में मिल गया तो मैं भेज लूँगा इंशाल्लाह। कैमरे भी इधर होते हैं, कैमरामैन भी इधर होते हैं, और मैं इधर नहीं होऊंगा तो लैपटॉप पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो जाती है, आपको पहुंच जाएगा वो जो भी रहा हुआ होगा इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा जी, ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड ऑन बिल्डिंग रोड बुलडोजर्स, ओवरहेड कॉस्ट रोड बुलडोजर कितनी कॉस्ट, 40। अब ये नहीं लिखा हुआ FOH वगैरह, कोई ज़रूरत नहीं है डेबिट करने की, वहाँ से फिर निकालें, कॉस्टिंग नहीं कर रहे, बस ठीक है अकाउंटिंग कर दो, कैश या डायरेक्ट ही हमने पे किया है जी, कैश या पेएबल दोनों ही हो सकता है, मैं कैश ही कर देता हूँ जी 40। उसके बाद इस 20,000 की एंट्री क्या होगी, रोड बुलडोज़र डेबिट, क्योंकि ये क्या है टेस्ट रन। और उसके बाद फैक्ट्री लेबर कॉस्ट, अच्छा अब ये पूरी कॉस्ट क्योंकि दे दी है तो फिर चाहो तो एंट्री कर सकते हो, हाँ डायरेक्ट तो रोड बुलडोज़र में जा सकती है, ठीक है। जैसे ये वाली एंट्री पहली ना करो, क्योंकि उसने क्या कहा हुआ है ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू रोड बुलडोज़र, तो पहली एंट्री आप स्किप भी कर सकते हो, चलो फिर अगर और अगर नहीं करनी तो फिर वो भी कर लो, फिर यहाँ पे भी कर लो, यहाँ पे आप फिर एंट्री कर लो, फिर वही वर्क इन प्रोसेस आ जाता है, छोड़ो ठीक है, इग्नोर ही करो, पहली भी इग्नोर करो, ये इजी रखो काम को, क्योंकि ये FAR 1 का पर्चा है ना, ठीक है जी। फैक्ट्री लेबर कॉस्ट 3 लाख, इसमें से 20 को ही काट दिया मैंने, 20% जो है वो रोड बुलडोज़र में लग गई जी।
300 इंटू 20%, 60। यहाँ तक कोई मसला? अब आगे पढ़ लें कोई ऐसी चीज़ जो बाद में पढ़ी हो, ऐड कर दें। आगे कहता है रोड बुलडोजर, अच्छा ये यूज़ में आगे डेप्रिसिएशन का डाटा है। अब किस दिन रेडी टू यूज़ हो गया? आप ज़रा देख लें, ये भी डेबिट हो चुका है इसमें, ये भी डेबिट हो चुका है, ये भी डेबिट हो चुका है, यानी कि ये रोड बुलडोजर 220 के ऊपर पड़ा है, कह सकते हैं ना, ठीक है। इसकी लाइफ 5 साल बता रहे हैं, रेजिडुअल वैल्यू 7000 है और डेप्रीशिएट इसको कर लेना है अब बस, और तो कुछ नहीं करना। एक और भी काम हो सकता है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट करते रहो। क्या ख्याल है? एक जैसा बिल्डिंग जैसा कर लेते हैं, बड़ा आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए, कोई नई चीज़ ही नहीं रहेगी। ये सवाल कोई नहीं, एक एंट्री सिर्फ बढ़नी है, वो ट्रांसफ़र की एंट्री होगी, एक एंट्री सिर्फ बढ़नी है, ठीक है। तो यहाँ पे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस रिड्यूसिंग बैलेंस डोजर, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस रिड्यूसिंग बैलेंस डोजर, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस रोड बुलडोजर, कैपिटल कैपिटल वर्क इन प्रोसेस आर बुल डी। अब कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में 100 जमा 40 जमा 20 जमा 60 कितना जमा हो चुका है? इस जमा को निकालो। कैपिटल वर्क इन प्रोसेस रोड बुलडोजर वाला क्रेडिट कर दो। हम सारे सीडल जो भी अलग अलग रखते होते हैं, ठीक है ना, कोई बिल्डिंग बन रही होगी उसका अलग पड़ा होगा जी, 220। और अब रोड बुलडोजर डेबिट कर दो। अब इसको डेप्रिशिएट करना भी आसान है, डेप्रिसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 220 माइनस 7 करना मत भूलना, डिवाइडेड बाय 5। लेकिन ये किस दिन हुआ है? ये 1 अक्टूबर को एंट्री पास हुई है, 1 अक्टूबर एक्स केड़ा एक्स है 2, ठीक है जी। तो ये एंट्री 1 अक्टूबर को हुई है, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जी, वही। अच्छा भाई ये लो यार, लड़ाई कर रहे हो तुम तो यार, ये लो। ठीक है जी। तो इसका मतलब आप कोई अगर एसेट बनाएं, इससे ज़रा थोड़ी सी रिवीजन होगी, कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस बिल्डिंग का भी ऐसा ही होता है। मटेरियल खरीदा, CWIP बिल्डिंग डेबिट कैश क्रेडिट, या मटेरियल रखा हुआ था इन्वेंट्री में कुछ बच गया तो वो भी कर सकते हो। फिर मजदूरों को पैसे दिए, CWIP डेबिट कैश या पेएबल क्रेडिट, ठीक है। फिर किसी और एसेट को इस्तेमाल किया, उसमें डेप्रिसिएशन उसकी आ गई, उसकी एंट्री, ये इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट बोल रहा हूँ, डेप्रिसिएशन डेबिट और CWIP डेबिट और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। क्या मतलब? हमारा जनरेटर पड़ा है, अभी छुट्टियां हो जाएंगी, ऊपर कैंटीन बनाने के लिए इसको इस्तेमाल कर लिया। अब 12 साल की डेप्रिसिएशन अगर 12 रुपये थी, ठीक है, तो 1 महीने की डेप्रिसिएशन कैंटीन की कॉस्ट में ऐड कर देंगे, क्योंकि ये एसेट 1 महीना कैंटीन में इस्तेमाल हो गया, ठीक है। बड़ी आसान सी बात है कि अगर एक फिक्स्ड एसेट जो डेप्रिशिएबल एसेट है वो किसी दूसरे फिक्स एसेट के बनने में इस्तेमाल हो जाए, तो फिर उसकी उतने अरसे की डेप्रिसिएशन जितना अरसा वो इस्तेमाल होता रहा दूसरे एसेट के बनने में, वो बनने वाले एसेट की कॉस्ट में ऐड कर देना। मैंने बड़ी सादा सी एग्जांपल दी कि जनरेटर की टोटल 12 महीने की डेप्रिसिएशन, जनरेटर की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो बनती है वो 12 है, लेकिन इस जनरेटर ने कैंटीन की बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन में हेल्प की, तो हमने कहा जी CWIP ऑफ कैंटीन में 1 महीना 1.5 महीना ये इधर इस्तेमाल हुआ है, तो 1.5, अगर अज्यूमिंग 1 रुपये डेप्रिसिएशन है, 1 महीने की 1 रुपये है, तो 12 महीने की 12 है, तो 1.5 महीना अगर कैंटीन में इस्तेमाल हुआ है तो उसकी एंट्री क्या हो गई? CWIP डेबिट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस नहीं डेबिट, CWIP डेबिट, ठीक है, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। लेकिन एक इकट्ठी एंट्री कर रहा हूँ, बाकी क्या होगा? बाकी वही डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, वो कितना होगा? 10.5, ठीक है ना। तो ये बात मैं कर रहा था कि ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टेस्ट कर सकता है। अगर कोई एक एसेट आपका किसी दूसरे एसेट के बनाने में इस्तेमाल हो, तो जो बनाने में इस्तेमाल हो रहा है वो
वो इस्तेमाल होने वाले की डेप्शन को बनने वाले की कॉस्ट में ऐड कर देना, लेकिन सिर्फ उतने अरसे की जितना अरसा वो उसमें उसके अंदर इस्तेमाल हुआ है बनने की, ठीक है। ओके, ये ऐसी बातों बातों मैंने लिखा नहीं हुआ था, लेकिन बातों बातों में एक इंपॉर्टेंट बात आ गई, आसान सी बात थी, पता होनी चाहिए। सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड, यार ये भी ऐसे ही रहता था, ये किसी काम का नहीं है, इसीलिए देखो सारा सिलेबस कर लिया, ये रह गया, कहीं इस्तेमाल होता तो हो ही गया होता ना, ठीक है। बस इसका तरीका है, फॉर्मूला ज़रा मुश्किल लगता है, एक जुगाड़ वाला तरीका बता देता हूँ, बस वो अप्लाई कर लेना चुप करके, अगर जो कभी किसी MCQ में आ जाए हेल्प मिल सकती है इससे। कौन से सफ़े पे? डेप्रिसिएशन मेथड्स, स्ट्रेट लाइन, रिड्यूसिंग, फुल आउटपुट, सम ऑफ ईयर। यार इसको छोड़ो, वो तो आपने होमवर्क में करनी है। इधर देखो, कॉस्ट यकम जनवरी 2020 पर एसेट की है 100 रुपया, लाइफ है इसकी 4 साल, ठीक है, ठीक है, नहीं ठीक, ऐसे तो नहीं ठीक, ठीक नहीं है, लाइफ इसकी है 4 साल और डेट ऑफ परचेज है इसकी यकम जनवरी 2020, लेट्स से, ठीक है। कैलकुलेट डेप्रीसिएशन ऑफ 20, 21, 22, 23 यूजिंग सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। कोई MCQ ही आ जाता है। हमने कोई मैच शायद तो नहीं खेला आजकल में पाकिस्तान की टीम ने? सर हमें क्या पता, नहीं पता तो फिर अच्छी बात है। अच्छा जी, प्लीज़ बस ठीक है ना, छोटी सी बात कर दूंगा तो 10 बातें आपने करनी होती हैं साथ वाले से। तुम यहाँ ठीक बैठे हुए थे, समझ भी आई थी तुम्हें, ठीक है ना, और हमें भी समझ आती रही थी, और अब मुझे समझ आई है कि अच्छा, यकम जनवरी 2020 पर कॉस्ट कितनी है 100, 31 दिसंबर 2020 आया, डेप्रीसिएशन निकालनी है, कोई फार्मूला चाहिए जिससे 100 को पकड़कर डेप्रीशिएट करना है। अब 4 साल से नहीं हो सकता, ये को मेथड डिफरेंट है, एक छोटा सा हम काम किया करेंगे, ठीक है। हमने ये करना है कि हम ईयर लिखेंगे 1, 2, 3, 4, ये हमने क्या लिखा, लाइफ, ठीक है, लाइफ भी लिखी और साथ साथ लिखते भी गए कि ये 2020 ईयर 1 है, 2021 ईयर 2 है, 2022 ईयर 3 है और 2023 ईयर 4 है, ठीक है। उसके बाद हमने इसको उल्टा देना है, ठीक है, यानी कि बेसिकली हम करते क्या हैं, हम हर ईयर को एक डिजिट एलोकेट करते हैं, हम हर ईयर को एक स्पेसिफिक डिजिट एलोकेट करते हैं। वो एलोकेशन इस तरह कर देते हैं कि हम इसी को उल्टा देते हैं, यानी ईयर 1 को 4 डिजिट एलोकेट कर दिया, इसको 3, इसको 2, इसको 1, ठीक है जी, और फिर इनको कर लेते हैं हम सम, इन ईयर्स के डिजिट्स का कर लेते हैं हम सम, कितना बन रहा है 10। अब डेप्रीसिएशन निकालनी हो तो उसका फॉर्मूला होता है, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस का फॉर्मूला होता है कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, ये कॉमन है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के अलावा रेजिडुअल वैल्यू ने माइनस हर मेथड में होना है। स्ट्रेट लाइन है तो कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, आउटपुट मेथड है तो कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, सम ऑफ ईयर है तो कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, सिवाय रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के इसने माइनस हर मेथड में होना है, ठीक है। हाँ, लेकिन इसको डिवाइड करेंगे सम ऑफ ईयर्स डिजिट, सम ऑफ ईयर्स डिजिट मल्टीप्लाइड बाय रेलेवेंट ईयर्स डिजिट, रेलेवेंट ईयर्स डिजिट, सारे ईयर्स का जो सम है उससे डिवाइड करो और जिस साल की डेफिनेशन निकालनी है उसके डिजिट से मल्टीप्लाई कर दो। ये फार्मूला है जी आपका, बस इतनी सी बात है। ये किसी MCQ में ना आ जाए इसलिए मैं करवा तो देता हूँ, बहरहाल चूँकि सिलेबस में तो ये चीज़ है ना जी। ओके डन, ये फार्मूला है। अब इस फार्मूला को यूज़ करते हैं अपने सवाल में जी। 100 रुपये का एसेट है, रेजिडुअल वैल्यू सवाल में कोई नहीं है जी, माजरत के साथ, ठीक है। नेक्स्ट
यूज़फुल लाइफ क्या है 10 और पहले साल का डिजिट 4 जी 40, बुक वैल्यू 60, उसके बाद 31 दिसंबर 2021। अब फॉर्मूला सेम लगना है, कॉस्ट माइनस रेजर्व वैल्यू ओवर सम ऑफ ईयर्स डिजिट, लेकिन यहाँ पर इस साल का डिजिट बदल गया है। नेक्स्ट, नहीं नेक्स्ट, अगले साल की डेप्शन कितनी आ रही है बुक जी 31 दिसंबर 2021। डेप्रीसिएशन जी फॉर्मूला बोलें, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, कोई नहीं है माइनस नहीं किया, डिवाइड बाय सम ऑफ ईयर्स डिजिट इनटू रेलेवेंट ईयर्स डिजिट। तो ठीक है अगले साल की भी आप निकाल लेंगे, मुझे पता लग गया है, लेकिन देखें गौर करें तो ये तकरीबन वही रिजल्ट दे रहा है जो रिड्यूसिंग बैलेंस देता था, यानी हर साल डेप्रिसिएशन कम होती जा रही है, तो इसीलिए वो यूज़ कर लिया जाता है, इसको यूज़ नहीं किया जाता। ठीक है, नॉर्मली ये मैंने प्रैक्टिकली कहीं पे ये यूज़ होते नहीं देखा आज तक, कहीं होता हो शायद, बहरहाल ये एक मेथड तो है। ठीक है, अच्छा अब एक अहम बात इसमें सुन लें, सवाल को मैं बदलने लगा हूँ, एक अहम बात सुन लें, सवाल को मैं बदलने लगा हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑन 1 अप्रैल 2020 जी, फ्रैक्शन लगेगा, जाहिर है डेट ऑफ परचेज आगे चली गई है, पहले साल के अंदर फ्रैक्शन लग जाएगा ना, बोलो यस सर नहीं, इस पे स्टार लगाओ और स्टार लगा के लिखो सम ऑफ ईयर्स डिजिट। भाई आपको क्या हो गया भाई जी, स्टार लगा के लिखो, लिखो 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 सम ऑफ ईयर्स डिजिट, और आउटपुट मेथड उसमें भी ऐसा ही होता है। ठीक है, सम ऑफ और आउटपुट मेथड में कभी भी फ्रैक्शन नहीं लगाना, कभी भी फ्रैक्शन नहीं लगेगा। ओके, उसकी वजह पता है क्या है, देखो ना आउटपुट मेथड में हमने डेप्सिट कितना करना है, जितना पहले साल में उसने यूनिट्स बनाए, चाहे वो साल के पहले दिन आ गया, चाहे वो साल के 8वें महीने में आ रहा है, हमें उससे कोई गर्जी नहीं है, वक्त के हिसाब से डेप्सिट कर नहीं रहे हैं, डेप्रिशिएट तो हम कर रहे हैं यूनिट्स के हिसाब से। यहाँ पे भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल है, हमें नहीं है परवाह किस दिन आया साल के अंदर, हमें तो बस हर साल का एलोकेटेड डिजिट चाहिए, वो फिक्स है, उसने नहीं हिलना। ठीक है, तो ये दोनों मेथड के अंदर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, अगर कोई बात इंपॉर्टेंट है तो मैं समझता हूँ यही है, बाकी तो आउटपुट मेथड इंपॉर्टेंट इसलिए कि वो यूज़ हो जाता है, ये यूज़ नहीं होता, लेकिन ये बात याद रखनी है, आउटपुट मेथड में और सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड में फ्रैक्शन नहीं लगाना। ठीक है जी, डन जी। पार्ट 2 भी हो गया है शुरू, करो।